सर्कुलर मोशन क्या होता है। तो अगर कोई बॉडी एक सर्कुलर पाथ पे चले, ये एक सर्कुलर पाथ हो गया, इसकी रेडियस है r, ठीक है ना। एक कोई बॉडी है, ये सर्कुलर पाथ पर चल रही है विथ कांस्टेंट स्पीड, ठीक है। स्पीड इसकी हर जगह कांस्टेंट है और ये बॉडी चली जा रही सर्कुलर पाथ पर। स्पीड कांस्टेंट होने के बाद भी इसमें एक्सीलरेशन आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि इसकी वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है। वेलोसिटी कैसे फाइंड करते हैं? जिस पॉइंट पर हमें वेलोसिटी फाइंड करनी होती है वहां पर हम एक टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, ठीक है ना। तो इस पॉइंट की वेलोसिटी है v1, जब ये यहां आ जाएगा तो इस पॉइंट की वेलोसिटी क्या हो जाएगी? v2। इस पॉइंट की वेलोसिटी v3। हर एक पॉइंट पर वेलोसिटी की डायरेक्शन अलग अलग है, ठीक है ना। तो वेक्टर क्वांटिटी में या तो वैल्यू में चेंज हो या डायरेक्शन में चेंज हो या दोनों में चेंज हो, तो हम उसे क्या मानते हैं? चेंज होता हुआ, ठीक है। तो जब भी कोई बॉडी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में चलती है तो उसके हर एक पॉइंट पर वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज होने की वजह से हम इसको क्या मानते हैं? वेलोसिटी में चेंज आना। और वेलोसिटी में चेंज आने की वजह से आपको बताए थे इसमें एक एक्सीलरेशन भी जनरेट हो जाता है। कुछ हमने रिलेशन निकाले थे। देखो, अगर बॉडी की इनिशियल पोजीशन है ए, थोड़ी देर बाद ये टी टाइम के बाद ये पहुंच जाती है बी पर, और ये यहां से यहां तक इसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना है? थीटा। मतलब कितने एंगल से चली जाती है? तो ये है थीटा, ठीक है। तो थीटा को हम लोग क्या बोलते हैं? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो यहां पर एक कंपेरिजन भी आपको बताए थे लीनियर मोशन के साथ, लीनियर मोशन और सर्कुलर मोशन, ठीक है। लीनियर मोशन में हम लोग क्या लिखते थे? लीनियर मोशन में आता है डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन। सर्कुलर मोशन में क्या आएगा? थीटा। थीटा मीन्स क्या होता है? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ओमेगा मीन्स एंगुलर वेलोसिटी, और अल्फा, अल्फा को बोलते हैं हम लोग एंगुलर एक्सीलरेशन। इन सब के रिलेशन भी आपको बतलाए थे। S इक्वल टू आर थीटा, V इक्वल टू आर ओमेगा, A इक्वल टू आर अल्फा, ठीक है। ये सर्कुलर मोशन के लिए रिलेशन बतलाए थे। और आपको ये भी बताया था कि V और ओमेगा, जो ओमेगा होती है एंगुलर वेलोसिटी, ये एक जनरल टर्म है, ना कि सिर्फ और सिर्फ एंगुलर वेलोसिटी से रिलेटेड है। और इसका सही फार्मूला अगर हम लिखेंगे, ओमेगा इक्वल टू होगा V ओवर आर, ठीक है। लेकिन जनरल फार्मूला V परपेंडिकुलर ओवर आर, V परपेंडिकुलर। इसके बाद सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन क्या होता है? अगर कोई बॉडी कांस्टेंट स्पीड से चल रही हो, ठीक है, तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड यानी वेलोसिटी की वैल्यू तो कांस्टेंट होगी, लेकिन इसकी डायरेक्शन लगातार चेंज हो रही है। डायरेक्शन चेंज होने के कारण एक एक्सीलरेशन आएगा, इसकी डायरेक्शन सेंटर की ओर होगी, ठीक है ना। इसे कहते हैं सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन, AC। और AC की वैल्यू क्या आती है? V स्क्वायर ओवर आर, ठीक है। तो सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन किसके कारण आया? ड्यू टू चेंज इन डायरेक्शन, ठीक है। अगर V की वैल्यू कांस्टेंट हो तब भी एक एक्सीलरेशन आएगा टुवर्ड सेंटर। देखो, इस पॉइंट पर अगर कोई बॉडी इस तरह से मूव हो रही है, ठीक है ना, ये वेलोसिटी है, वेलोसिटी की वैल्यू कांस्टेंट है, उसके बावजूद भी एक एक्सीलरेशन आएगा, इसे कहते हैं सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन। एक सर्कुलर पाथ है, आपने गाड़ी उठाई, आप इस सर्कुलर पाथ के चक्कर लगा रहे हो विद स्पीड 20 मीटर पर सेकंड से। हर जगह आपकी स्पीड की वैल्यू 20 मीटर पर सेकंड ही है, लेकिन हर पॉइंट पर डायरेक्शन चेंज हो रही है। डायरेक्शन चेंज होने की वजह से हम लोग क्या बोलेंगे? वेलोसिटी में चेंज आना। और इसकी वजह से जो एक्सीलरेशन आएगा सेंटर की ओर, ये कहलाता है सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन। इसकी वैल्यू होती है V स्क्वायर ओवर आर, ठीक है। अब क्लियर है? अब आपने क्या किया? पहले तो आप गाड़ी चला रहे थे 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से,
ठीक है, आपकी स्पीड फिक्स थी। अब आपने क्या की, स्पीड को भी आप चेंज कर रहे हो, ठीक है ना, 20, फिर उसके बाद 21, 22, 23, ठीक है। तो जो स्पीड है उसकी वैल्यू भी चेंज हो रही है, ठीक है ना। तो वैल्यू चेंज होने की वजह से एक और एक्सीलरेशन आएगा, ये कहलाता है टेंजेंशियल एक्सीलरेशन। इसकी डायरेक्शन होती है टेंजेंट के अलोंग, ठीक है ना। और टेंजेंशियल एक्सीलरेशन क्या कहलाएगा, et इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी ओवर टाइम इंटरवल, कितने टाइम में वेलोसिटी में कितना चेंज आया, ठीक है ना। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही। पहले आप चल रहे थे 20 की स्पीड से, 2 सेकंड बाद आपने स्पीड कर दी 30, ठीक है। चेंज इन वेलोसिटी कितना हुआ, कितना चेंज आया यहाँ पर 10, यहाँ पे चेंज कितना आया 2, 10/2 इक्वल टू 5, ठीक है। टेंजेंशियल एक्सीलरेशन टेंजेंट के अलोंग होगा और सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन हमेशा सेंटर की ओर होगा, ठीक है। और इन दोनों का हम रिजल्टेंट भी ले सकते हैं, ये कहलाता है रिजल्टेंट एक्सीलरेशन ए की वैल्यू क्या होगी, ए इक्वल टू अंडर रूट ए सी स्क्वायर प्लस ए टी स्क्वायर। देखो ये है रिजल्टेंट एक्सीलरेशन, ये है ए टी। अगर दोनों के बीच में थीटा एंगल हो तो आप क्या लिख सकते हो, ए टी इक्वल टू ए कॉस थीटा और ए सी इक्वल टू ए साइन थीटा। इस पर बेस्ड क्वेश्चन भी आते रहते हैं, ठीक है। दोनों का आप डिवाइड कर दो, साइन थीटा ओवर कॉस थीटा हो जाएगा टेन थीटा। टेन थीटा की वैल्यू क्या आएगी, ए सी ओवर ए टी, ही नहीं सकता, ठीक है ना। तो जब एक्सीलरेशन आया तो इस पे एक फोर्स भी लग रहा होगा, फोर्स इक्वल टू क्या होता है, एफ इक्वल टू एम ए, ठीक है ना, एफ इक्वल टू एम। और एक ए सी की वैल्यू क्या होती है, वी स्क्वायर ओवर आर, ठीक है। पर भी देखो, आप अगर सीधे जा रहे हो और अगर आपको टर्न लेना है, इस तरह से टर्न लेना है, ये हो गया सर्कुलर पाथ, ठीक है, एक सर्कुलर पाथ हो गया। तो टर्निंग इफेक्ट के लिए कौन सा फोर्स रिस्पॉन्सिबल है, सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है। सेंट्रीपिटल फोर्स के बिना कोई बॉडी टर्न भी नहीं ले सकती, ठीक है ना। तो ये सेंट्रीपिटल फोर्स का काम क्या होगा, टू प्रोवाइड टर्निंग इफेक्ट, ये टर्न कराने की कोशिश करता है, ये टर्न करवाता है। आपके जितने भी रियल फोर्स थे, रियल फोर्स कौन से थे, टेंशन फोर्स हो गया, वेट हो गया, ठीक है ना, इनमें से ही कोई ना कोई एक फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा, ठीक है। अब आप एक बात समझना, देखो अभी तक हम लोग क्या पढ़ते थे, अगर कोई बॉडी ट्रांसलेटरी मोशन कर रही हो, ठीक है ना, इस तरफ लगने वाला फोर्स हो F1, यहां से लगने वाला फोर्स हो F2 और बॉडी जा रही हो आगे, तो इसकी इक्वेशन आप क्या लिखते थे, इसकी इक्वेशन आप क्या लिखते थे, F1 माइनस F2 इक्वल टू एम ए, ठीक है। यहां तक बात समझ में आ रही। अब आप ये देखो, अगर कोई बॉडी सर्कुलर मोशन कर रही है, सेंटर की ओर लगने वाले फोर्स हैं F1, F2, सेंटर से दूर लगने वाला फोर्स है F3। तो आपको क्या देखना है, रिजल्टेंट फोर्स टुवर्ड सेंटर, सेंटर की ओर लगने वाले रिजल्टेंट फोर्स तो कितने हो जाएंगे, F1 प्लस F2, सेंटर की ओर लगने वाले सारे फोर्स माइनस सेंटर से अवे लगने वाले फोर्स, इक्वल टू किसके इक्वल होगा, एम बी स्क्वायर ओवर आर, ये होता है हमेशा सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर, ठीक है ना। तो आपको क्या करना है, अगर कोई भी बॉडी सर्कुलर पाथ में चल रही है तो आपको सेंटर की ओर लगने वाले सारे फोर्स देखना है, सेंटर से दूर लगने वाले सारे फोर्स देखना है और उसको रखना है एम बी स्क्वायर ओवर आर के बराबर, ठीक है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होता है, तो हमने ऐसा मान लिया, एक इस तरह की गाड़ी है जो कि सर्कुलर पाथ में घूम सकती है, ठीक है। एक आदमी एक सीट पर बैठा है, सामने कोई एक फूल रखा हुआ है, गुलदस्ता रखा है, कुछ भी, ठीक है। ये आदमी इसको देख रहा है, ठीक है ना, और इनका मोशन कैसा हो रहा है, ऐसा मान लें ये एक प्लेटफॉर्म है, ठीक है ना, यहां पर एक आदमी बैठ गया, इस पर एक आदमी बैठ गया और ये कोई ऑब्जेक्ट रखा है, ठीक है ना, ये इसको देख रहा है और ये पूरा प्लेटफॉर्म ऐसे घूम रहा, ठीक है। बात समझ में आ रही, ये सर्कुलर पाथ में घूम रहा है ये,
ठीक है, यहां तक क्लियर है कि नहीं? अब हम यहाँ पे दो टाइप के ऑब्जर्वर लेते हैं। देखो, एक आदमी तो इस, मान लो ये चेयर है, इस पर बैठ के देख रहा है, ठीक है ना? तो ये आदमी इसको देखता रहेगा तो ये इसको कैसा दिखाई देगा, घूमता हुआ कि रुका हुआ, ये बताओ। ये इसको घूमता हुआ दिखाई देगा कि रुका हुआ दिखाई देगा? रुका हुआ, रुका हुआ, ठीक है ना? अगर घूमता हुआ दिखाई देगा तो आप ऐसे भी कह सकते हो, अर्थ पे हम लोग बैठे हैं, ठीक है ना? हम सब लोग अर्थ पर बैठे हैं, अर्थ घूम रही है, ठीक है ना? तो हमें हर एक ऑब्जेक्ट कैसी दिखाई दे रही है, स्टेशनरी। आप अपने घर के बाहर खड़े होकर घर को देखोगे तो घर घूमता हुआ तो दिखाई नहीं देगा ना आपको, ठीक है ना? यही कंडीशन हो रही कि नहीं हो रही? आप यहाँ पर हो, आपका घर, आप भी घूम रहे, घर भी घूम रहा है, लेकिन आपको कैसा दिखाई देगा, रुका हुआ, ठीक है ना? ये बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? लेकिन अगर कोई ऑब्जेक्ट बाहर से देख रहा होगा, ठीक है ना, कोई पर्सन यहाँ पे खड़ा है, ठीक है, पर्सन यहाँ पे खड़े होकर देख रहा होगा तो उसको कैसा दिखाई देगा, दोनों घूमते हुए, ठीक है? यहां तक बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? हेलो। तो आप इसमें क्या कर सकते हो, अभी तक हम लोग जो क्वेश्चन करते थे, अगर कोई आदमी बाहर से खड़े होके ऑब्जर्व करता है, ऑब्जर्वर बाहर हो, किसी को भी ऑब्जर्व करता है, तो ये ऑब्जर्वर क्या कहलाता है? ऑब्जर्वर, ऑब्जर्वर बाहर से खड़े होकर ऑब्जर्व करता है तो ये कहलाता है इनर्शियल फ्रेम। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? ऑब्जर्वर क्या कहलाता है, इनर्शियल फ्रेम। और इनर्शियल फ्रेम अगर है तो हम न्यूटन लॉ अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है ना? न्यूटन लॉ क्या होते हैं, F इक्वल टू ma, ये आप लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है? अब आप ये देखो, अब ये वाला पर्सन अगर इसको ऑब्जर्व करेगा तो ये तो रुका हुआ है, सॉरी, ये खुद कैसा है, ये खुद घूम रहा है इस तरह से, ठीक है ना? ऑब्जर्वर भी घूम रहा है, तो इस पर क्या आएगा, ऑब्जर्वर पर, ऑब्जर्वर पर एक एक्सीलरेशन अप्लाई होगा कि नहीं होगा? तो ये हो गया एक्सीलरेटेड फ्रेम, ठीक है ना? ऑब्जर्वर कैसा हो गया, खुद एक्सीलरेशन में हो गया। और जब कोई भी बॉडी एक्सीलरेटेड फ्रेम हो या ऑब्जर्वर एक्सीलरेटेड हो, वो दूसरे को देखती है, तो हम इस पर क्या अप्लाई करते हैं, ये बताओ? और एक स्यूडो फोर्स लगाते हैं, ठीक है ना? और स्यूडो फोर्स कहां लगाते हैं? देखो, आपको ऐसे बताए थे, लीनियर मोशन में क्या करते हैं हम लोग, अगर ऑब्जर्वर यहां से चलता हुआ आ रहा है एक्सीलरेशन a1 से, ठीक है ना, तो स्यूडो फोर्स इस पे लगाओगे, इसके अपोजिट डायरेक्शन में, इसके अपोजिट डायरेक्शन में एक स्यूडो फोर्स लगाओगे। स्यूडो फोर्स की वैल्यू क्या होती है, मास ऑफ ऑब्जेक्ट जिसको वो देख रहा है, ठीक है ना, साथ में एक्सीलरेशन किसका होगा, देखने वाले का एक्सीलरेशन, और मास जिस बॉडी को देखता है। बिल्कुल ऐसे ही यहां पर होगा, ठीक है ना? जब ये इसको देखेगा तो सेंटर से अवे, सेंटर से अवे इसका एक्सीलरेशन कहां पे लगेगा, सेंटर की ओर, क्योंकि सेंटीपिटल फोर्स लग रहा है। तो ये जब इसको देखेगा तो सेंटर से दूर एक फोर्स लगाएंगे, ये कहलाता है स्यूडो फोर्स। वैल्यू क्या होगी, इस ऑब्जेक्ट का मास, ठीक है ना, और इसका एक्सीलरेशन mv² ओवर r, जो सेंटीपिटल फोर्स की वैल्यू है वही वैल्यू होगी सेंटीफ्यूगल फोर्स की, mv² अपॉन r, और ये हमेशा कहां लगेगा, सेंटर से अवे, ठीक है ना? ये कहलाता है सेंटीफ्यूगल फोर्स। लेकिन हम लोग जितने भी न्यूमेरिकल करेंगे, सर्कुलर मोशन के जितने भी न्यूमेरिकल हम लोग सॉल्व करेंगे, हम लोग इसका कभी भी यूज नहीं करेंगे। हम लोग हमेशा इसको ऑब्जर्वर मानेंगे आउटसाइड। आउटसाइड ऑब्जेक्ट अगर देखता है तो सेंटीफ्यूगल फोर्स की जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है ना? अगर कोई ऑब्जेक्ट आउटसाइड स्टेशनरी होकर देखता है तो हम जितने भी क्वेश्चन कराएंगे उस सारे क्वेश्चन में ऑब्जर्वर को हम बाहर रख के ही सॉल्व करेंगे, ठीक है ना? सॉल्व करने का अपना अपना तरीका होता है, कुछ लोग सेंटीपिटल फोर्स से करते हैं, कुछ लोग सेंटीफ्यूगल फोर्स लगाते हैं, ठीक है ना? तो हमारा जो मेथड होगा उसमें हम कहीं पर भी सेंटीफ्यूगल फोर्स का यूज नहीं करेंगे। देखो, मोशन ऑफ बॉडी इन वर्टिकल सर्कुलर प्लेन, आपने इस तरह की कोई भी बॉडी ली और आप इसको इस तरह से वर्टिकल प्लेन में घुमा रहे, कैसे, इस तरह से, ठीक है ना? बात समझ में आ रही बेटा? ये बॉडी इस तरह से घूम रही है वर्टिकल प्लेन में, ऐसे, ये कहलाता है वर्टिकल प्लेन, ठीक है ना? और इस तरह से घूमेगी तो ये क्या कहलाएगा, हॉरिजॉन्टल प्लेन। तो आपको समझ में आ रही है कैसे घुमा रहे हैं हम बॉडी को, वर्टिकल प्लेन में, ठीक है?
तो मोशन ऑफ बॉडी इन वर्टिकल सर्कुलर प्लेन। देखो आपने क्या किया, एक रस्सी से एक पार्टिकल आपने बांध दिया और इसको वर्टिकल प्लेन में घुमा रहे हैं, ठीक है ना, इसको पकड़ के वर्टिकल प्लेन में आप घुमा रहे हैं। कुछ इस तरह से आ रही बेटा बात समझ में, ठीक है। एक बॉडी को आप पकड़ के वर्टिकल सर्कुलर प्लेन में घुमा रहे हैं, ठीक है। अब आप इसमें ये देखो, ये वाला पॉइंट कहलाएगा लोएस्ट पॉइंट ऑफ मोशन, ठीक है। जब ये ऊपर पहुंच जाएगा, ठीक है, यहां से यहां पहुंच गया पार्टिकल, ये वाला पॉइंट कहलाएगा हाईएस्ट पॉइंट ऑफ मोशन एच, ठीक है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? इसकी लेंथ है एल, क्लियर है इतना? चलो अब आप ये देखो, जब ये लोएस्ट पॉइंट पर होगा तो इस पे कौन कौन से फोर्स लगेंगे? पार्टिकल का मास है m, इसका वेट लगेगा नीचे, कितना होगा mg, टेंशन लगेगा ऊपर, लोएस्ट पॉइंट का टेंशन है तो इसको लिख देते हैं TL, ठीक है। टेंशन हमेशा अवे फ्रॉम बॉडी, वेट हमेशा नीचे। हाईएस्ट पॉइंट की बात करते हैं, हाईएस्ट पॉइंट पर इसका वेट कहां लगेगा? डाउनवर्ड लगेगा, कितना लगेगा mg, टेंशन कहां लगेगा? टेंशन भी इसी डायरेक्शन में लगेगा T, ठीक है। इसको चाहो तो आप लिख लो TH। यहां तक बेटा बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? क्लियर है इतना? देखो अब हम लोग बात करते हैं एट हाईएस्ट पॉइंट ऑफ मोशन, एट हाईएस्ट पॉइंट ऑफ मोशन, ठीक है। हाईएस्ट पॉइंट पर क्या होगा? देखो अब हमने आपको बताया था, अगर कोई भी बॉडी सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है तो उसको मोशन में मेंटेन रखने के लिए कौन सा फोर्स चाहिए हमें? सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है? अलग से कोई फोर्स नहीं होगा, जो रियल फोर्स लग रहे हैं उन्हीं का रिजल्टेंट फोर्स है टुवर्ड्स सेंटर। तो अब आप ये देखो, जब ये यहां पर है तो इसमें सेंटर की ओर कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं? एक तो टेंशन TH, दूसरा फोर्स कौन सा है? mg, ठीक है। सेंटर से दूर कोई फोर्स लग रहा है क्या? कोई फोर्स नहीं है, आप चाहो तो -0 कर सकते हो। इक्वल टू किसके होगा ये? सेंट्रीपिटल फोर्स mv²/r। एट हाईएस्ट पॉइंट ऑफ मोशन TH + mg = mv²/r। ये बात तो क्लियर समझ में आ रही होगी। अब हमने क्या किया, घुमाने की स्पीड तो हमारे हाथ में, स्पीड हम कम करते जा रहे हैं, ठीक है। पहले पार्टिकल को बहुत तेज घुमा रहे थे, फिर आपने स्पीड घुमाने की कम कर दी। स्पीड कम करने से mv²/r कम हो गया, ठीक है। तो इन दोनों का सम भी कम होना चाहिए, वेट तो कभी कम हो नहीं सकता, ठीक है। ये बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? अगर वेट इस तरह से कम होने लगता तो सारे स्लिम सेंटर बंद हो जाते, ठीक है। फिर तो क्या करो, किसी को वेट कम करवाना है तो उस आदमी को रस्सियों से पकड़ के बांध दो और घुमा दो, ठीक है। तो ऐसा तो होता नहीं है, वेट कभी कम हो नहीं सकता, तो फिर क्या कम हो सकता है? सिर्फ और सिर्फ टेंशन। तो वेलोसिटी की वैल्यू कम करने से टेंशन की वैल्यू कम होती जाएगी, टेंशन की वैल्यू कम होती जाएगी, और वेलोसिटी कम करते करते एक ऐसी कंडीशन आ जाएगी कि टेंशन की वैल्यू 0 हो जाए। ये कहलाती है क्रिटिकल कंडीशन। क्रिटिकल कंडीशन में टेंशन की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0, ठीक है। लेकिन इसके बावजूद भी वो सर्कुलर पाथ बना के नीचे आता रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं क्रिटिकल कंडीशन वाली, तो mg = mv, ठीक है। क्रिटिकल वेलोसिटी है, इसको vh लिख लें, ठीक है। वेलोसिटी कम करते करते क्रिटिकल वेलोसिटी तक ले आए जिसपर टेंशन की वैल्यू 0 हो गई। mv²/, रस्सी की लेंथ L लिख दिया, m से m कैंसिल हो गया, vh की वैल्यू क्या आएगी? √gr, gl, ठीक है।
ये क्या कहलाएगी? क्रिटिकल वेलोसिटी एट हाईएस्ट पॉइंट। ठीक है, दिस इज द क्रिटिकल वेलोसिटी एट हाईएस्ट पॉइंट। अगर वेलोसिटी को इस वेलोसिटी से भी कम कर दोगे तो फिर ये बॉडी सर्कुलर पाथ में घूमते हुए नहीं आएगी, यहां से स्लैक हो जाएगी, मतलब सीधे गिर जाएगी नीचे। ठीक है, आप लोग जो पूछ रहे थे कि बॉडी कब गिरेगी कब नहीं गिरेगी, तो अब इसका आंसर सुन लो। अगर किसी बॉडी को आप सर्कुलर पाथ में घुमा रहे हो वर्टिकल सर्किल में, तो हाईएस्ट पॉइंट पर ये कौन सी वेलोसिटी है? केवल हाईएस्ट पॉइंट की वेलोसिटी है। हाईएस्ट पॉइंट की वेलोसिटी अंडर रूट GL है। तब तो ये सर्कुलर पाथ में घूमती हुई आएगी। अंडर रूट GL से जाना है तो और अच्छा है, सर्कुलर पाथ में घूमती रहेगी। लेकिन अगर वेलोसिटी इससे कम होगी तो बॉडी सर्कुलर पाथ को मेंटेन नहीं रख पाएगी। अब आप ये देखो, लोएस्ट पॉइंट पर कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं? सेंटर की ओर लगने वाला फोर्स कितना है? TL। सेंटर से दूर लगने वाला फोर्स कितना है? mg। ठीक है, सेंटर की ओर लगने वाला फोर्स, सेंटर से दूर लगने वाला फोर्स इक्वल टू किसके होगा? mv² अपॉन r। ठीक है, r की जगह यहां पे ले लेते हैं l। ठीक है, और ये कौन सी वेलोसिटी है? वेलोसिटी है लोएस्ट पॉइंट। इसमें और कोई ऑप्शन नहीं है, इसको दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब इसके बाद आप देखो लोएस्ट पॉइंट, इस लोएस्ट पॉइंट को हम मान लेते हैं ग्राउंड। ठीक है, तो लोएस्ट पॉइंट और हाईएस्ट पॉइंट के बीच में अप्लाई करते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है, तो आप लिखोगे टोटल एनर्जी एट लोएस्ट पॉइंट इक्वल टू टोटल एनर्जी एट हाईएस्ट पॉइंट। लोएस्ट पॉइंट की टोटल एनर्जी कौन सी है? इसको हमने ग्राउंड कंसीडर कर लिया, तो पोटेंशियल एनर्जी तो होगी नहीं। फिर कौन सी एनर्जी होगी? काइनेटिक, हाफ m VL² इक्वल टू, जब ये यहां से यहां पहुंच गया तो इसकी हाइट आ गई। ठीक है ना, तो इसमें पोटेंशियल एनर्जी भी होगी और काइनेटिक एनर्जी भी होगी। पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी? mgh। इस पॉइंट से कितनी हाइट है? 2l प्लस काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी हाईएस्ट पॉइंट पर? हाफ m VH²। ठीक है, m कॉमन लेके काट सकते हैं। अब VH की वैल्यू, ठीक है, VH की मिनिमम वैल्यू कितनी आई थी? VH की मिनिमम वैल्यू अंडर रूट GL, ये थी मिनिमम वैल्यू। ठीक है ना, तो अगर हम यहाँ पे मिनिमम वैल्यू रख दें तो इसकी भी आएगी मिनिमम वैल्यू, तो ये हो जाएगा हाफ VL² इक्वल टू 2GL प्लस रूट GL का स्क्वायर GL/2। ठीक है, सॉल्व करने पर आएगा 5/2GL VL²/2 इक्वल टू 5/2GL, 2 से 2 कैंसिल, VL इक्वल टू क्या आएगा? अंडर रूट 5GL। ठीक है, ये होगी क्रिटिकल वेलोसिटी एट लोएस्ट पॉइंट ऑफ मोशन। ठीक है, अगर कोई बॉडी सर्कुलर पाथ में चलती है तो लोएस्ट पॉइंट पर कम से कम वेलोसिटी होनी चाहिए अंडर रूट 5GL, या इससे ज्यादा वेलोसिटी हुई तब तो ये पूरा सर्कल बना के घूम पाएगा। अगर इससे कम वेलोसिटी हुई तो पूरा सर्कल बना के नहीं घूम पाएगा। ठीक है ना, चलो अब ये वाली वैल्यू यहाँ पे पुट करो इक्वेशन 1 में। ठीक है, तो TL की वैल्यू क्या आ जाएगी? TL इक्वल टू क्या आएगा? mg प्लस m/l, VL² की वैल्यू हो जाएगी 5GL। ठीक है, m 5GL ओवर l, l से l कैंसिल हो गया, 5mg प्लस mg, तो TL की वैल्यू क्या होगी? 6mg। ठीक है, दिस इज द मिनिमम टेंशन एट लोएस्ट पॉइंट। जब रस्सी लोएस्ट पॉइंट पर होगी तो उसमें कम से कम टेंशन होना चाहिए 6mg और कम से कम वेलोसिटी होना चाहिए 5GL। इससे कम टेंशन होगा तो बॉडी नहीं चल पाएगी, इससे कम वेलोसिटी होगी तो बॉडी नहीं चल पाएगी। ठीक है ना, हाईएस्ट पॉइंट का टेंशन 0 चल सकता है, लेकिन लोएस्ट पॉइंट का कम से कम 6mg होना चाहिए। ठीक है, तो लोएस्ट पॉइंट पर मिनिमम वेलोसिटी होती है अंडर रूट 5GL और मिनिमम टेंशन कितना आता है?
6 mg। हाईएस्ट पॉइंट की मिनिमम वेलोसिटी होती है √GL और इसका टेंशन कितना होता है? मिनिमम टेंशन है 0। ठीक है, अब हम फाइंड करने जा रहे हैं वेलोसिटी एंड टेंशन एट एनी पॉइंट ऑफ मोशन। ठीक है, अब ये पार्टिकल घूमते घूमते कहीं पर भी किसी भी पॉइंट पर आ गया, इस पॉइंट को नाम दे देते हैं P। ठीक है ना, ये पार्टिकल P पॉइंट पर है। अब इसका बनाते हैं फ्री बॉडी डायग्राम। ठीक है, देखो इसका वेट नीचे लगेगा, कितना होगा? mg। टेंशन इससे दूर लगेगा, ये हो गया टेंशन। ठीक है ना, अब हमें फाइंड क्या करना है? सेंटर की ओर लगने वाले सारे फोर्स माइनस सेंटर से दूर लगने वाले सारे फोर्स। तो टेंशन तो लग रहा है सेंटर की ओर। ठीक है ना, ये वाला एंगल कितना हो जाएगा? थीटा। इस mg के दो कंपोनेंट करेंगे, ये हो गया mg cos थीटा। ठीक है, और इसके परपेंडिकुलर ये वाला कहलाएगा mg sin थीटा। ठीक है ना, इसको यहां लिख दे रहे हैं, ये वाला कंपोनेंट कहलाएगा mg sin थीटा। ठीक है, इतना क्लियर है बेटा? देखो ये वाला कंपोनेंट। ठीक है, ये है mg cos थीटा, mg sin थीटा। ठीक है, क्लियर हो रहा है इतना? चलो अब आप ये देखो, इस पॉइंट पर सेंटर की ओर लगने वाले सारे फोर्स कितने हैं? एक ही फोर्स है, टेंशन। ठीक है ना, तो आप इसमें एट पॉइंट P पॉइंट पर आप देखो, सेंटर की ओर लगने वाले सारे फोर्स टेंशन। ठीक है, एक ही फोर्स लग रहा है, टेंशन। सेंटर से दूर लगने वाला फोर्स कौन सा है? mg cos थीटा। ठीक है ना, तो यहां पे लिखते हैं mg cos थीटा इक्वल टू किसके होगा? mv स्क्वायर ओवर r। ठीक है, रेडियस क्या लिया हमने? l, तो mv स्क्वायर ओवर l। ठीक है बेटा, हो रहा है क्लियर इतना? ठीक है, सेंटर की ओर लगने वाले सारे फोर्स माइनस सेंटर से दूर लगने वाले सारे फोर्स इक्वल टू mv स्क्वायर ओवर रेडियस। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब आप इसमें देखो, बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, तो आप इसको टोटल एनर्जी एट पॉइंट P इक्वल टू टोटल एनर्जी आप L पॉइंट की भी ले सकते हो और आप पॉइंट H की भी ले सकते हो। ठीक है ना, तो हम यहां पर लेते हैं पॉइंट L, टोटल एनर्जी एट पॉइंट L। ठीक है, इतना टोटल एनर्जी एट पॉइंट P इक्वल टू टोटल एनर्जी एट पॉइंट L। क्लियर है इतना? अब आप इसमें देखो, P पॉइंट की टोटल एनर्जी कौन कौन सी होगी? इस पॉइंट की वेलोसिटी है v, तो काइनेटिक एनर्जी भी होगी हाफ m। आप चाहो तो इसको लिख लो vp स्क्वायर, वेलोसिटी यहां पर है vp, प्लस इस पॉइंट की हाइट भी है, कितनी हाइट है? इसको नाम दे देते हैं कोई भी पॉइंट m। ठीक है, m g, और हाइट कितनी हो गई है? m कैपिटल L। पॉइंट L पर ग्राउंड पर ही है, पोटेंशियल एनर्जी नहीं होगी, तो कौन सी एनर्जी होगी? काइनेटिक, हाफ m VL का स्क्वायर। ठीक है बेटा, इतना m कॉमन लेके कैंसिल कर दो, VP स्क्वायर ओवर 2, ये वैल्यू हमें फाइंड करनी है, प्लस G, ml की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है ना, ml की वैल्यू फाइंड करते हैं और यहां पर रख देते हैं। चलो, तो ml की वैल्यू कितनी होगी? तो आप यहां से देखो, ml इक्वल टू क्या होगा? ml इक्वल टू OL माइनस OP, सॉरी OM। क्लियर है इतना? ये वाली डिस्टेंस कितनी होगी? टोटल में से OM को माइनस कर दिया। ठीक है,
टोटल लेंथ तो है स्मॉल एल, ठीक है, इसकी रेडियस के इक्वल। अब फाइंड करना है ओ एम। तो ओ एम कैसे फाइंड करोगे? ओ एम ये वाली लेंथ, तो आप ट्राइंगल ले लो ओ एम पी। ट्राइंगल ओ एम पी में क्या फाइंड करना है? ओ एम फाइंड करना है। ओ पी आपको गिवन है, कितना है? एल। ओ एम ओवर ओ पी क्या कहलाएगा? कॉस थीटा, ठीक है। तो ओ एम इक्वल टू हो जाएगा एल कॉस थीटा। ठीक है, तो एम एल क्या कहलाएगा? एल माइनस एल कॉस थीटा। इससे एम एल आ जाएगा एल माइनस एल कॉस थीटा। देख लो बेटा, क्लियर है इतना? अब आप ये वाली वैल्यू पुट कर दो इस वाले इक्वेशन में। जी ब्रैकेट में क्या आ जाएगा? एल माइनस एल कॉस थीटा इक्वल टू हाफ। वी एल की वैल्यू क्या है? वी एल की मिनिमम वैल्यू, ठीक है, लोएस्ट पॉइंट की मिनिमम वैल्यू कितनी है वेलोसिटी की? अंडर रूट 5 GL। तो ये क्या आ जाएगा? 5 GL। ठीक है इतना? चलो अब हम इसमें वी पी स्क्वायर ओवर 2, 5 माइनस 2 बचेगा 3, ठीक है ना, और 2 का यहाँ मल्टीप्लाई किया था तो प्लस 2GL कॉस थीटा। ये है वी पी स्क्वायर की वैल्यू। तो वी पी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? इसका अंडर रूट, ठीक है। तो वी पी की वैल्यू कितनी होगी? वी पी की वैल्यू इसके अंडर रूट के इक्वल, ठीक है। वी पी इक्वल टू अंडर रूट 3GL प्लस 2GL कॉस थीटा। अब इस फार्मूले को हमें चेक करना है, ठीक है ना। तो आप एक बार चेक करके भी देख लो ये सही है कि नहीं है। तो आप इसमें ये देखो, देखो अगर पार्टिकल P पॉइंट L पर आ जाए, पार्टिकल P पॉइंट L पर आ जाएगा तो थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0, ठीक है। थीटा की वैल्यू हो जाएगी 0। और cos 0 की वैल्यू कितनी होती है? cos 0 की वैल्यू होती है 1। यहां आप पुट कर दो 1, तो 3GL प्लस 2GL कितना हो जाएगा? रूट 5GL। देखो लोएस्ट पॉइंट का हो गया। अब आप देखो हाईएस्ट पॉइंट पर, अगर पॉइंट P हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंच जाएगा, ठीक है, तो आप ये बताओ एंगल कितना बनाएगा? ये 180 डिग्री। cos 180 की वैल्यू होती है -1, रूट 3GL माइनस 2GL कितना बचेगा? रूट GL। आ गया रूट GL, ठीक है। तो इससे चेक भी हो गया ये फॉर्मूला। अब आप देखो टेंशन एट पॉइंट P, पॉइंट P का टेंशन कितना होगा? इस इक्वेशन से हम लोग फाइंड कर सकते हैं टेंशन एट पॉइंट P, ठीक है। T इक्वल टू कितना आ जाएगा? इसको यहां लाते हैं, mg cos थीटा प्लस m। वी स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी? 3GL प्लस 2GL cos थीटा ओवर L, ठीक है ना। तो L हम कैंसिल कर देंगे तो क्या आ जाएगा? 3G प्लस 2G cos थीटा, ठीक है इतना? अब आप देखो T इक्वल टू mg cos थीटा प्लस 2mg cos थीटा, तो कितना आ जाएगा? 3mg cos थीटा प्लस 3mg, ठीक है। ये आ गया टेंशन एट एनी पॉइंट, किसी भी लोएस्ट पॉइंट क्या होगा? टेंशन एट लोएस्ट पॉइंट। तो आप ये देखो लोएस्ट पॉइंट पर थीटा की वैल्यू 0, cos थीटा आ जाएगा 1, तो 3mg प्लस 3mg हो गया 6mg, ठीक है ना। लोएस्ट पॉइंट का टेंशन इसको चेक करके आएगा 6mg। और हाईएस्ट पॉइंट का टेंशन, हाईएस्ट पॉइंट पर थीटा की वैल्यू हो जाएगी 180 डिग्री, ठीक है। थीटा की वैल्यू होगी 180, cos 180 होता है -1, माइनस 3mg प्लस 3mg इक्वल टू 0, ठीक है। तो इससे चेक भी हो गया।
अब आप ठीक है, मास ऑफ बॉडी 1 किलोग्राम, इट्स रेडियस इज 10 मीटर, वेलोसिटी ऑफ बॉडी एट हाईएस्ट पॉइंट ऑफ मोशन इज 20 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, हाईएस्ट पॉइंट ऑफ मोशन पर इसकी वेलोसिटी गिवन है 20 मीटर पर सेकेंड। देन फाइंड वेलोसिटी ऑफ बॉडी एट लोएस्ट पॉइंट, वेलोसिटी ऑफ बॉडी एट पॉइंट P, टेंशन ऑफ बॉडी एट लोएस्ट पॉइंट, टेंशन ऑफ बॉडी एट पॉइंट। अब आप इस क्वेश्चन में देखो, ये फार्मूला हम तभी अप्लाई कर सकते हैं जब हाईएस्ट पॉइंट की वेलोसिटी √GL हो, लेकिन आप यहाँ पे देखें हाईएस्ट पॉइंट की वेलोसिटी आपको दी है 20 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, हाईएस्ट पॉइंट की मिनिमम वेलोसिटी हमें मालूम है क्या होती है, √GL। ठीक है, G की वैल्यू है 10, लेंथ या रेडियस की वैल्यू दी गिवन है 10, ये हो जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड। अगर यहाँ की वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड होती तो लोएस्ट पॉइंट की वेलोसिटी होती √5GL, लेकिन आपको गिवन है 20 मीटर पर सेकेंड। ये किस पॉइंट की वेलोसिटी है, हाईएस्ट पॉइंट की। ठीक है ना, तो अब आप इसको देखो, इसको आप कैसे करोगे, बेसिक मेथड से, टोटल एनर्जी एट पॉइंट L इक्वल टू टोटल एनर्जी एट पॉइंट H, टोटल एनर्जी एट लोएस्ट पॉइंट इक्वल टू टोटल एनर्जी एट हाईएस्ट पॉइंट। ठीक है, अब आप इस पॉइंट को ग्राउंड कंसीडर कर सकते हो। ठीक है, इस पॉइंट को आप ग्राउंड मान लो। ठीक है, ये वाला पॉइंट हो गया ग्राउंड। अब आप हाईएस्ट पॉइंट पर देखो कौन कौन सी एनर्जी होंगी। लोएस्ट पॉइंट पर तो होगी केवल काइनेटिक एनर्जी, हाफ mvl²। ठीक है, हाईएस्ट पॉइंट पर कौन कौन सी एनर्जी होगी, mg 2l प्लस हाफ mv²। ठीक है, vh m ये तीनों कैंसिल हो गए। इससे क्या आ जाएगा, VL²/2 इक्वल टू G इंटू 2L। G की वैल्यू है 10, 2 इंटू 10 प्लस 1/2 VH², 1/2 VH की वैल्यू क्या दी है 20, इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा 400। ठीक है, ये कितना आ जाएगा 200, ये भी आ जाएगा 200, ये आ जाएगा 400 इंटू 2, ये हो गया 800। तो VL क्या आएगा, √800 या फिर 10√8। ठीक है, √8 को आप लिख सकते हो 2√2, तो VL हो जाएगा 20√2। ठीक है, ये होगी वेलोसिटी एट लोएस्ट पॉइंट। बात समझ में आ रही है। अब आप ये देखो, टेंशन एट लोएस्ट पॉइंट कैसे फाइंड करेंगे। लोएस्ट पॉइंट पर इसका वेट होगा नीचे, टेंशन होगा टुवर्ड सेंटर। ठीक है, इक्वेशन क्या बनेगी इसकी, TL माइनस mg इक्वल टू mvL²/r या L। ठीक है, टेंशन एट लोएस्ट पॉइंट फाइंड करना है, इक्वल टू mg, m की वैल्यू दी है 1 इंटू g, ये हो गया 10 प्लस m की वैल्यू है 1, VL² की वैल्यू आई 800 ओवर L, L की वैल्यू गिवन है 10, टेंशन एट लोएस्ट पॉइंट हो जाएगा 90 न्यूटन। ठीक है, अब आप ये देखो, वेलोसिटी एट पॉइंट P, पॉइंट P का बनाते हैं फ्री बॉडी डायग्राम। इसका वेट लगेगा नीचे। ठीक है, अब आप इसमें लिखो टोटल एनर्जी एट पॉइंट L इक्वल टू टोटल एनर्जी एट पॉइंट P। ठीक है, पॉइंट L की टोटल एनर्जी और P की टोटल एनर्जी इक्वल होगी। अब पॉइंट L पर कौन सी एनर्जी है, ओनली काइनेटिक एनर्जी, कितना हो जाएगा हाफ m, m की वैल्यू है 1,
VL स्क्वायर हो जाएगा 800 इक्वल टू टोटल एनर्जी एट पॉइंट P। ठीक है, पॉइंट P पर कौन कौन सी एनर्जी होगी? काइनेटिक प्लस पोटेंशियल। काइनेटिक हो जाएगी हाफ m VL स्क्वायर प्लस पोटेंशियल क्या होगी? mgh। ठीक है, m की वैल्यू कितनी है? m की वैल्यू है 1, g हो जाएगा 10 और इसकी हाइट कितनी है? रेडियस के इक्वल यानी 10। ठीक है, m की वैल्यू यहाँ पर 1 है, ये कितना? हाँ हाँ बिल्कुल ठीक है, वेलोसिटी एट पॉइंट P। ठीक है ना, P पॉइंट का आप लोग लिख रहे हो। अब आप इसमें देखो, ये हो जाएगा 400 माइनस 100, ये हो जाएगा 300, 300 इंटू 2 600 इक्वल टू VP का स्क्वायर। ठीक है, तो VP इक्वल टू आ जाएगा √600 या VP इक्वल टू 10√6। ठीक है, ये इसका आंसर हो गया। अब हमें फाइंड करना है इस पॉइंट का टेंशन। ठीक है, तो आप ये देखो, टेंशन कहां पर होगा? टुवर्ड सेंटर। mg इससे 90 डिग्री पर है, कंपोनेंट करोगे भी तो इस डायरेक्शन का कंपोनेंट आ जाएगा 0। ठीक है ना, ये हो गया 90 डिग्री। ठीक है, तो इसका कंपोनेंट यहां पर आ जाएगा 0। अब आप यहां पे इक्वेशन क्या लिखेंगे? टेंशन एट पॉइंट P माइनस 0, सेंटर की ओर लगने वाले सारे फोर्स माइनस सेंटर से दूर लगने वाले सारे फोर्स इक्वल टू m VP स्क्वायर ओवर L। ठीक है, TP की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, इक्वल टू m की वैल्यू है 1, VP स्क्वायर हो जाएगा 600 ओवर L की वैल्यू है 10। इससे टेंशन एट पॉइंट P आ जाएगा 60 न्यूटन। ठीक है, एक m मास की बॉडी यहां से चलती हुई आ रही, ये हो गया सर्कुलर ट्रैक का लोएस्ट पॉइंट, ये हो गया हाईएस्ट पॉइंट। ठीक है ना, तो लोएस्ट पॉइंट पर मिनिमम वेलोसिटी क्या हो जिससे ये पूरा ट्रैक कंप्लीट करते हुए आए। ठीक है, तो जो फार्मूले अभी तक हम अप्लाई कर रहे थे वही फार्मूले यहाँ पर भी अप्लाई हो जाएंगे। लोएस्ट पॉइंट पर मिनिमम वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए? VL इक्वल टू √5GR। हाईएस्ट पॉइंट की मिनिमम वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए? √GR। ठीक है, क्लियर है इतना? अब इसका फ्री बॉडी कैसे बनाते हैं? तो देखो, जब ये इस पॉइंट पर है तो इसका वेट कहाँ लगेगा? नीचे। कितना लगेगा? mg। ठीक है ना, और टेंशन की जगह यहां पर आपको लेना है रिएक्शन फोर्स। ठीक है, तो यहां पर हम लोग लिखते थे मिनिमम टेंशन कितना आता था? मिनिमम टेंशन एट लोएस्ट पॉइंट आया था 6 mg। तो आप यहाँ पे लिखोगे मिनिमम रिएक्शन फोर्स या नॉर्मल रिएक्शन एट लोएस्ट पॉइंट, ये हो जाएगा 6 mg। ठीक है, पूरा डेरिवेशन इसी टाइप का होगा, बस आपको याद क्या रखना है? टेंशन की जगह यहाँ पे लिखना है रिएक्शन फोर्स या नॉर्मल रिएक्शन। ठीक है, हाईएस्ट पॉइंट पर नॉर्मल रिएक्शन कितना हो सकता है? 0। यहाँ पर नॉर्मल रिएक्शन की मिनिमम वैल्यू हो सकती है 0, लेकिन अगर इतनी वेलोसिटी है √GR तो ये सर्कुलर पाथ पर चलते हुए आएगा, यहां से गिरेगा नहीं। ठीक है, और अगर वेलोसिटी इससे कम हो गई तो यहां तक ऊपर पहुंच के सीधा नीचे टपक जाएगा। ठीक है, फिर ये इस पाथ को टच करते हुए नहीं आएगा। ठीक है, बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? हाईएस्ट पॉइंट पर नॉर्मल रिएक्शन 0 हो तब भी ये इस पाथ को टच करते हुए आ सकता है अगर इसकी वेलोसिटी इतनी है तो। ठीक है, तो पिछले डेरिवेशन के जैसा ही है, सिर्फ आपको ध्यान क्या रखना है? टेंशन की जगह नॉर्मल रिएक्शन। ठीक है, बाकी सब कुछ वही होगा। अब ये हॉलो ट्यूब है, अब एक ट्यूब है। ठीक है ना, और यहाँ पर एक बॉडी है जिसका मास है m, लोएस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी है v। ठीक है, लोएस्ट पॉइंट की मिनिमम वेलोसिटी क्या हो जिससे ये सर्कुलर पाथ से मूव करते हुए फिर से नीचे तक आ जाए। ठीक है, मिनिमम वेलोसिटी आपको फाइंड करनी है। तो इसमें एक बात का ध्यान रखना, देखो इसके पहले वाली कंडीशन में क्या था? जो ट्रैक था वो इस तरह से कुछ था, बॉडी यहां से जाएगी
और अगर यहाँ पे जाके इसने कांटेक्ट को छोड़ दिया, अगर कांटेक्ट लीव हो गया, ठीक है ना, तो ये नीचे सीधे सीधे गिर सकती है, ठीक है। लेकिन अब आप यहाँ पे देखो, अगर बॉडी यहाँ से जाके अगर यहाँ से गिर भी जाएगी, अगर ये गिर भी जाएगी तो कहाँ गिरेगी? अगर ये गिरेगी तो इस पॉइंट पे गिरेगी ना। इसके बाद गिरने के बावजूद भी अगर गिर भी जाएगी तब भी ये सर्कुलर पाथ को टच करते हुए आ जाएगी, ठीक है ना। लेकिन अगर यहाँ पे बॉडी गिर गई, कांटेक्ट लीव हो गया, तो फिर ये सीधे गिरेगी, फिर सर्कुलर पाथ से नहीं आएगी। तो दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है, ठीक है ना। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? बाय यूज ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ठीक है ना। आपको यहाँ पे क्या लिखना है? देखो, ये हो गया लोएस्ट पॉइंट, ये हो गया हाईएस्ट पॉइंट, ठीक है। आप यहां पर अप्लाई करो टोटल एनर्जी एट लोएस्ट पॉइंट इक्वल टू टोटल एनर्जी एट हाईएस्ट पॉइंट, ठीक है। और इससे आप वेलोसिटी की वैल्यू फाइंड करने की कोशिश करो। देखो, लोएस्ट पॉइंट पर इसको हम मान लेते हैं ग्राउंड, इसको कंसीडर करते हैं ग्राउंड। तो कौन सी एनर्जी होगी? सिर्फ और सिर्फ काइनेटिक एनर्जी, हाफ एम वी एल स्क्वायर इक्वल टू, यहां से ये हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंच गई, ठीक है ना। हाईएस्ट पॉइंट तक सिर्फ आपको पहुंचाना है, वहां जाके वेलोसिटी जीरो भी हो जाएगी, तब भी ये सर्कुलर पाथ को ट्रैक करते हुए वापस आएगा, ठीक है। तो यहां पर कौन सी एनर्जी हो जाएगी? पोटेंशियल एनर्जी। कितनी होगी पोटेंशियल एनर्जी? एम जी इंटू टू आर, रेडियस का 2 टाइम्स, ठीक है ना। अब आप यहाँ पर इसकी थिकनेस को निगलेक्ट करके चल रहा है, ये मत कहना कि सर ये भी रेडियस है, ठीक है ना। अभी हम इतनी रेडियस को निगलेक्ट करके चल रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। अब आप इसको सॉल्व करो, एम से एम कैंसिल हो गया, वी एल इक्वल टू कितना आ जाएगा? 4GR, तो ये होगा अंडर रूट 4GR इक्वल टू 2 अंडर रूट GR, ठीक है। तो रॉड को आपने यहाँ पर हिंज कर दिया, ठीक है ना। हिंज करना क्या कहलाता है? इस तरह से देख लो, कुछ इस तरह से, ठीक है। ये आपने पकड़ लिया, इससे ये वर्टिकल प्लेन में घूम सके। आ रही बात समझ में? ठीक है ना। इस तरह से आपने पकड़ लिया और यहां से आप वेलोसिटी देते हो, ठीक है। तो मिनिमम वेलोसिटी क्या हो, इससे ये पूरा घूम के वापस आ जाए। तो इस केस में भी अगर आप रॉड को इतनी वेलोसिटी दे दें कि ये केवल हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंच जाए, ठीक है ना, उसके बाद तो ये सर्कुलर पाथ से ही गिरेगा, ठीक है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? यहां पर इसकी वेलोसिटी है VL, ये वाला केस इसके जैसा ही होगा, ठीक है ना। और यहां पर भी मिनिमम वेलोसिटी कितनी आएगी? 2√GL, ठीक है। ये बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? ये वाला केस और ये वाला केस एक ही होगा, ठीक है ना। जबकि रस्सी क्या हो सकती है? ढीली। अगर ये रस्सी होती तो यहाँ पर मिनिमम वेलोसिटी चाहिए √5GL, और अगर रॉड है तो मिनिमम वेलोसिटी √4GL या फिर 2√GL, ठीक है, या GR, जो भी आप इसको लिखें, ठीक है।